नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 5 नवंबर 2025 और आपका स्वागत है करंट अफेयर डिस्कशन में। ये है द हिंदू का फ्रंट पेज है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज की जो हेडलाइन है वो है कि SIR 2.0 प्रोसेस शुरू होने जा रही है। जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने की एक प्रोसेस है, वो शुरू होने जा रही है। कहाँ कहाँ पे? 9 स्टेट्स एंड 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने जा रही है। तो ये वोटिंग प्रक्रिया, उसको पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस होती है, जिसमें कुछ नाम हटाए जाते हैं जो जिसकी डेथ हो चुकी है, अब फिर वो उस जगह से कहीं और जगह शिफ्ट हो चुके हैं, और कुछ नए वोटर ऐड होते हैं इसमें। इसलिए ये प्रोसेस टाइम टाइम पे ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। एक और क्वेश्चन है, 4 कुकी मिलिटेंट्स किल्ड इन मणिपुर। तो मणिपुर में अभी भी थोड़ा बहुत अनरेस्ट चल रहा है, वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। और है कि सुप्रीम कोर्ट जो सरोगेसी में एक बच्चे का जो प्रावधान है कि एक बच्चा होने के बाद आप नहीं कर सकते एडॉप्ट, सॉरी, ये सरोगेसी प्रक्रिया में नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, तो उसको रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जा रहा है, इसलिए उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे। तो ये है आज का फ्रंट पेज। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, भारत के हालिया कृषि निर्यात विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा एपीडा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा की स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी, जो 1986 से लागू हुआ है। और तीसरा है कि एपीडा की सुविधा के तहत भारत ने 2025 में पहली बार छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK का निर्यात किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक, केवल एक और तीन, या फिर तीनों ही सही है? एक्चुअली में हालिया में न्यूज इसलिए है कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है, उनको कोस्टा रिका पहली बार छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका निर्यात किया गया है, इसलिए एपीडा और ये न्यूज में है। ठीक है। एपीडा, देखो, एपीडा का जो मेन काम है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का है, उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का है। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। ये देखते हैं, ये कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का पहला निर्यात सुगम बनाया है। एक्चुअली में होता क्या है कि चावल होता है, उसमें जो बहुत सारे आवश्यक मिनरल्स वगैरह होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उसको क्या कहता है, राइस को आटे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें ये चीज़ें मिलाई जाती है, फिर उसको एक चावल के आकार दिया जाता है, उस आटे को चावल का आकार दिया जाता है, और चावल की तरह ही वो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल बन जाता है। इसी फॉर्म में उसको निर्यात किया गया है इस बार। चावल के दानों की तरह निकालकर उनका आकार दिया जाता है। उद्देश्य है कि इसे नियमित चावल के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ताकि पोषण सामग्री को बढ़ाया जा सके और कुपोषण को दूर किया जा सके और खाद्य सुरक्षा पहलों का समर्थन किया जा सके। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए FRK की पहली खेप भारत के घरेलू पोषण मिशन कुपोषण मुक्त भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। पहले भारत में ही था, अब है कि जहाँ जहाँ पे पोषण जैसे कुपोषण की समस्या बहुत जगह है विद्यमान विश्व में, तो अगर फोर्टिफाइड राइस वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए तो वहाँ पे भी ये समस्या समाप्त हो सकती है। अब थोड़ा एपीडा के बारे में देख लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा एक्ट 1985 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में ही शायद तक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने। यह 13 फरवरी 1986 से प्रभावी हुआ था। भूमिका क्या है? एपीडा है वो वित्तीय सहायता है, बाजार आसूचनाएं, निर्यात सुविधा प्रदान करके जो कृषि एवं जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको निर्यात करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये हेल्प करता है, तो इसका ये उद्देश्य देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तो बायोस्फीयर रिजर्व दे रखा है, जीव मंडल रिजर्व दे रखा है, उसकी मुख्य विशेषता दे रखी है। नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये बोला गया कि भारत का पहला यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। देखते हैं, बी है कि ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट है, वो यूनेस्को की 2025 में नवीनतम प्रविष्टि है, यानी कि सबसे लेटेस्ट है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव विविधता स्थित है। सुंदरबन शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित क्षेत्र है। तो पहला बिल्कुल सही है, यूनेस्को मान्यता प्राप्त पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और यूनेस्को की जो WNBR है, उसकी नवीन लेटेस्ट लास्ट में जो बना है वो कोल्ड डेजर्ट है। और मन्नार की खाड़ी बिल्कुल समुद्री जैव विविधता स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और सुंदरबन शुष्क पर्णपाती तो हो ही नहीं सकता, ये समुद्र के किनारे है, सुंदरबन डेल्टा वगैरह। तो आप जानते ही हो कि सुंदरबन पश्चिमी बंगाल की सीमा में स्थित है। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। देखो, एक्चुअली में 3 नवंबर को दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। तो ध्यान रखना कौन सा डे है, 3 नवंबर, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। परिभाषा है, बायोस्फीयर रिजर्व BR निर्दिष्ट क्षेत्र है जो स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हुए जैव विविधता को संरक्षण करना है। एक्चुअली में इसका मेन उद्देश्य है कि आप भी देखोगे तो पशु और मानव कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कि एक पर्टिकुलर एरिया रिजर्व कर दिया पशु पक्षियों के लिए, और उसके बाहर एक बफर जोन बना दिया, और उसके बाहर आप मनुष्य भी एक्टिविटी कर सकता है। क्योंकि पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है, जब मतलब जो उनका आवास है वो इम्पोर्टेंट है। और मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उसकी आजीविका, वो वनों पे डिपेंड रहते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे एक्टिविटी करना जरूरी है। इसलिए इन दोनों को मिला के, कि पशु मानव संघर्ष नहीं हो सके, इसलिए इसको लाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व की परिकल्पना की गई थी। जैव विविधता संरक्षण करना उद्देश्य है कि स्थायी विकास के लिए सीखने के स्थान के रूप में कार्य करते हुए लोगों को पारिस्थितिक तंत्रों के बीच अनुसंधान, शिक्षा, संघर्ष मुक्त सहअस्तित्व के लिए स्थान प्रदान करना। दायरा क्या है, BR स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी हो सकता है। देखो, स्थलीय भी हो सकता है, समुद्री भी हो सकता है, तटीय भी तंत्रों को कवर करता है। जैसे मन्नार की खाड़ी था, समुद्री था, तटीय सुंदरबन वगैरह जैसे हो सकते हैं। और बाकी बायोस्फीयर रिजर्व है जितने भी है वो स्थलीय है। ठीक है, तंत्रों को कवर करता है। बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य क्या है, इन सिटू और एक्स सिटू दो कंसेप्ट होते हैं। इन सिटू यानी कि जहाँ पे जो रह रहा है उस पे, वहीं पे ही संरक्षण करना। जैसे नेशनल पार्क वगैरह, ये बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो वहीं पे संरक्षण करते हैं। पशुओं को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता। एक्स सिटू मतलब उनके स्थान से निकाल के कहीं, जैसे चिड़ियाघर हुआ या फिर कोई बॉटनिकल गार्डन वगैरह, ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे अपन संरक्षण के लिए उनको अलग से ले जाके संरक्षित करते हैं। तो वो हो गया। शासन है राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित और संप्रभु क्षेत्राधिकार के तहत रहते हैं। इसमें भले यूनेस्को द्वारा ये पहल है, लेकिन यूनेस्को की इसमें कंट्रोल नहीं रहता है। ये मान्यता देता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, वहाँ की सरकार, राष्ट्रीय सरकार करती है। देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है बायोस्फीयर रिजर्व का, ध्यान रखना। ये देखो, ये कोर एरिया है, 3 भाग में बांटा जाता है। बफर एरिया है, फिर ट्रांजिशन एरिया है। बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म, टूरिज्म कहाँ तक अलाउ होगा, टूरिज्म 2 भाग में अलाउ होगा, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में। ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ तक होगा, दोनों में होगा। ये कोर एरिया में नहीं हो। कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। निगरानी के लिए मॉनिटरिंग भी आप यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ ये पूरा सेफ रहेगा, यहाँ पे इनका विचरण किया जा सकता है। पशु पक्षी, इनके लिए संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोन हो जाएगा कोर। बफर जोन, जहाँ पे दोनों एक्टिविटी, बफर जोन जानते हो ना, दोनों एक्टिविटी का कॉमन एरिया होगा। और यहाँ पे ट्रांजिशन, जहाँ पे बड़े लेवल पे एक्टिविटी हो सकती है। तो इसलिए है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक रिजर्व 3 जोन में कार्य करता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में आपने बहुत ज़्यादा सख्त होता है यहाँ पे रूल्स वगैरह। बफर जोन में थोड़ा बहुत जो रूल्स है उनको ढील दी जाती है। और थर्ड है संक्रमण क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र, वह स्थान जहाँ समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से स्थायी मानवीय गतिविधियों का अभ्यास करते हैं। तो ये डे था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। अब भारत में यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फीयर रिजर्व MAB के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये उद्देश्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जीवमंडल पर मानवीय और प्राकृतिक प्रभावों का आकलन करना, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के नुकसान के बीच में पारिस्थितिकी तंत्र समाज के अंतरक्रियाओं का अध्ययन करना, तेजी से शहरीकरण और ऊर्जा खपत के बावजूद रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करना, राष्ट्रों में ज्ञान के आदान प्रदान और पर्यावरण शिक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं
उभर रही है, तो उसको देखते हुए पशुओं के लिए भी उनकी भी अस्तित्व बना रहे और ह्यूमन के लिए आजीविका के साधन रहे और इन जो समस्या पैदा होती है उनसे लड़ सके, इसलिए ये कंसेप्ट लाया था यूनेस्को के द्वारा। तो इसी के बारे में ये तीनों पॉइंट है कि इसका क्या महत्व है। वैश्विक नेटवर्क है जो इसको मैनेज करता है। बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 134 कंट्रीज के कितने स्थल शामिल है? 738 2025 तक है, तो वो बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। उत्कृष्टता के एक गतिशील नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देता है। शासन इसको प्रबंधन कौन करता है? यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति MABICC के तहत संचालित होता है, जिसमें भारत सहित कितने देश है? 34 देश है, तो भारत इसका मेंबर है। अब देखते हैं भारत में 13 विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। नवीनतम जोड़ा गया कोल्ड डेजर्ट है और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये मैनेज किया जाता है। और पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पहला था, ठीक है। तो ये भारत के दे रखे हैं 13 के 13 बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को द्वारा ये जो प्रोग्राम है उसके तहत मान्यता प्राप्त है। और कुछ ऐसे हैं जो भारत में है लेकिन वो यूनेस्को की जो MAB योजना है उसके तहत नहीं है, जैसे कच्छ जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, या शेषाचलम है आंध्र प्रदेश का। तो ये है जैसे मानस डिब्रूगढ़ सिखोवा है, दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश का। तो ऐसे ये है जहाँ से ये मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में माना है। तो इसके बारे में अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट है गोगाबिल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झील गंगा और महानंदा नदियों से घिरी हुई है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखते केवल एक। बी कहता है केवल दो। सी कहता है एक और दो दोनों। डी कहता है कि न तो एक है न दो है। देखते हैं गोगाबिल इसलिए न्यूज में रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। भारत की एक और आर्द्रभूमि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है, पहला सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया है। बिहार राज्य में स्थित है। गंगा मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है और बेल धनुष आकार की है ये, ठीक है। और आर्द्रभूमि सिरवा, अद्रा, छठ जैसे स्थानीय सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं उसके लिए भी ये फेमस है। और ध्यान रखना, महानंदा नदी और गंगा नदी के बीच में से बहती है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के अलग अलग वो टाइप होते हैं, तो उसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है वो किस टाइप के। जैसे एक बार पूछ लिया था गोखुर झील है कि कौन सी झील है, उसकी विशेषता पूछ ली थी। तो हो सकता है कि इन दो वाटर बॉडीज के बीच में है। तो ये गोगाबिल जब रामसर साइट नई बनती है, उसको मान्यता प्राप्त होती है, तो वो जो रामसर साइट है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HSRC राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों में सूचीबद्ध मामलों की जांच कर सकता है। HSRC की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है। HSRC उच्च न्यायालय के समान कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। HSRC का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए कहता है कि केवल एक और दो, बी कहता है एक, तीन और चार है, सी कहता है एक, दो, चार है, और डी है केवल दो, तीन और चार है। तो देखते हैं। एक्चुअली में अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने HSRC को बोला गया कि आपकी जो आपकी जो सिफारिश है वो सलाहकारी प्रकृति की है, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखते हैं, HRC राज्य सूची और संवर्ती सूची पे दोनों पे मामलों की जांच कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो केंद्र सूची होती है उस पे नहीं करता, सेंट्रल लिस्ट पे जांच नहीं कर सकता, बाकी राज्य और संवर्ती सूची दोनों पे जांच कर सकता है। कलाकारी प्रकृति की होती है और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। HSRC का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, होना चाहिए, मस्ट नहीं है, हो सकता है। करंट भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें से एक और दो राइट होगा, बाकी दोनों तीन और चार गलत है। देखते हैं इसके बारे में। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को याद दिलाया है कि वह सिफारिश कर सकता है, अदालत की तरफ निर्देश जारी नहीं कर सकता। HSRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।
एक्ट के तहत राज्य सूची और संवर्धित सूची के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है। सलाहकारी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका एक अध्यक्ष होता है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकता है, और 2 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, करंट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का जो करंट न्यायाधीश है वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो समिति की एक सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, उस समिति में कौन कौन लोग होते हैं, कभी एक बार इन डेप्थ क्वेश्चन, अगर इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछ से, तो इसमें मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष अगर है तो, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के विपक्ष के नेता अगर है तो, और राज्य के गृह मंत्री। और सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि मूल्य समर्थन योजना, दूसरा है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना पीडीपीएस, बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस, मूल्य स्तरीकरण योजना पीएसएफ। उपरोक्त में से कितनी योजनाएं व्यापक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना का हिस्सा है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चार? तो ये सभी चार है, वो इसका हिस्सा है। ध्यान रखना है ये चारों। तो देखते हैं पीएम आशा योजना के बारे में। एक्चुअली में जो भावांतर स्कीम है एमपी की, तो ध्यान रखना, तो इस वजह से थोड़ा जो सोयाबीन फार्मर थे उनके लिए रिलीफ अनाउंस किया, तो उस वजह से ये न्यूज़ में है। तो अपने को पढ़ना है कि प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान पीएम आशा जो 2018 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की थी? 2018 में। किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना, उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। एक्चुअली में होता क्या है कि दोनों साइड से कवर करता है, इधर उपभोक्ता है और यहाँ पे किसान है। तो किसानों को भी अपने फसल की सही प्राइस मिलनी चाहिए, सही मूल्य मिलना चाहिए, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता को भी ज़्यादा रेट पे नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसको भी व्यवहारिक प्राइस पे सामान या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसका ध्यान इस योजना के तहत किया जाता है। तो देखते हैं जो इसके घटक है, क्या क्या घटक है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है मूल्य समर्थन योजना। जब भी कीमतें, अगर किसी फसल की कीमत एमएसपी से नीचे है तो क्या करेंगे, तो सरकार क्या करेगी, एमएसपी की रेट पर खरीद करेगी किसानों से। तो नीचे आती तो इन वस्तुओं की खरीद सीधे पूर्व पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर की जाती है। ठीक है। मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, जैसे भावांतर, इसमें तिलहन बेचने वाले पूर्व पूंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाता है। जैसे अगर प्राइस है 60 रुपये, अगर 50 रुपये मिले तो 10 रुपये जो कम मिले हैं ना, वो सरकार अपनी तरफ से ट्रांसफर करेगी किसानों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू। निजी खरीद एवं स्टॉक किट योजना, यह निर्णय लिया गया कि खरीद में, देखो सरकारी संस्थाएं करती थी, तो अभी क्या किया गया कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे निजी संस्थाओं को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये जितना विकेंद्रीकृत सिस्टम होगा उतना सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी पायलट आधार पर शुरू किया जाना चाहिए और इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। यह है मूल्य स्थिरता कोष, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाना और किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये तीनों किसानों की साइड थी कि उनको मूल्य सही मिले, और ये था उपभोक्ता की साइड की उपभोक्ता को भी चीजें ज्यादा महंगी नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि उचित मूल्य पर उनको भी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरोगेसी अधिनियम। जैसे हमने देखा फ्रंट पेज पे इसका न्यूज था कि विनियमन अधिनियम 2021 के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। सरोगेसी की अनुमति केवल उन इच्छुक दंपतियों को दी जाती है जो प्रमाणित बांझपन से पीड़ित हो। यह अधिनियम एकल महिलाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन सरोगेसी की सुविधा प्रदान करता है। विदेशी नागरिक, एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारक भी भारत में सरोगेसी के लिए पात्र है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, विदेशी नागरिक, एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारक को भारत में पात्र नहीं है। बिल्कुल सही है, ये प्रदान करता है। अधिनियम एकल महिला को भी, विधवा और तलाकशुदा है तो निर्धारित शर्तों के आधार पर इनको भी कहता है सरोगेसी के उन जो बांझपन के पीड़ित है उनको ही ये अनुमति है। तो इसका 1 और 2 राइट होगा और 3 गलत होगा। तो सरोगेसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से।
एक्चुअली में अभी ने सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है कि जो ये वाला जो है ना कि दंपति के बाद कोई एक ही संतान है तो वो नहीं ले सकता, दूसरा संतान के लिए सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकता। तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन लग रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए सुनवाई कर रहा है। क्या डिसीजन आता है देखते हैं। सरोगेसी की परिभाषा जिसमें एक महिला एक दंपति के लिए बच्चा जन्म देती है और जन्म के पश्चात उस दंपति को सौंपने का प्रयोजन होता है। ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो जो वाइफ है उसका एग लिया जाता है और यहाँ से स्पर्म लिया जाता है, दोनों को मिला के थर्ड जो पर्सन है, स्त्री है, उसमें जो 9 महीने का प्रोसेस होता है वो इस स्त्री के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सरोगेसी होती है। तो ऐसे भ्रूण का गर्भपात, अगर गर्भपात भी करवाना है आपको, तो सरोगेट मदर यानी थर्ड पर्सन है उसकी सहमति और प्राधिकरण है उनकी अनुमति ली जाती है, और वो भी जो चिकित्सा की कंडीशन कैसी है, मतलब उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अब दंपति यानी कि ये दो लोगों की पात्रता क्या होगी वो देखते हैं। उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं तो ही ये लोग सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। पत्नी की आयु कितनी होनी चाहिए? 23 से 50 साल की, और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अविवाहित महिला की आयु कितनी? 35 से 45 के बीच होनी चाहिए। और दंपति के कोई जीवित संतान जैविक या गोद ली हुई या सरोगेसी से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि संतान एक संतान है, दो संतान है, संतान मानसिक रूप से या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है या जीवन घातक बीमारी से ग्रस्त है तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है। दंपति को आवश्यकता प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब किसी एक साथी को सिद्ध बाजपन हो कि भाई बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो जिला चिकित्सा बोर्ड इसे प्रमाणित करता है कि आप इस प्रोसेस के लिए जा सकते हो। जब सरोगेट मां के लिए 16 महीनों का बीमा कवरेज भी लेना होगा जो प्रसवोत्तर जटिलताओं को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरोगेट मां बनने की पात्रता, यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ जो थर्ड जो पर्सन है, स्त्री है, जिसके जो बच्चे को जन्म देगी, सरोगेट मां को दंपति की निकट संबंधी होना चाहिए। ठीक है, एक विवाहित महिला होनी चाहिए जिसके पास अपना एक बच्चा हो, क्योंकि अब बहुत सारे मामलों में ऐसे हुआ है कि सरोगेट मदर बनने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गई और खुद का बच्चा भी नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी आयु 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है, ज़्यादा बार नहीं बन सकती। चिकित्सीय और मानसिक रूप से भी फिट होने का प्रमाण पत्र हो उसके पास। नियमन और निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड है, और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना अनिवार्य करता है। अपराध और दंड, इन अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी टू रिव्यू सरोगेसी बैन ऑन कपल्स विद वन चाइल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसकी सदस्य केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है। ये ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है कि ये एडीबी की सदस्यता एशिया तक सीमित है, उनकी सदस्यता यहाँ तक सीमित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र के किसी भी मेंबर के लिए खुला हुआ है, ब्रिक्स के देशों ये जो एन डीबी है उसके लिए, और तो इसके लिए 1 और 2 राइट होगा और 3 गलत होगा। देखते हैं। एक्चुअली न्यू डेवलपमेंट बैंक 2012 में नई दिल्ली में जब हुआ था ब्रिक्स का मीटिंग, तो ये विचार आया था कि ऐसा बैंक बनाना चाहिए, हम लोगों को मिलके, जो ब्रिक्स नेशन है उनको मिलके बनाना चाहिए। तो 2014 में जब ब्राजील में जब ये हुआ था ना, इनका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तब जाके इसकी स्थापना हुई थी। और बिल्कुल सही है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के शंघाई सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य के लिए खुली है इसकी। पूंजी है एनबीडी की आरंभिक अधिकृत पूंजी कितनी थी? 100 बिलियन। और आरंभिक अभिदत्त पूंजी कितनी है? 50 बिलियन की। और जो 5 देश है ना ब्रिक्स के सदस्य, ब्राजील, रूस है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है, पांचों मिलके एक समान भाग में समान रूप से वितरित की गई है। और विश्व बैंक में और इसमें क्या रहता है, अलग अलग, विश्व बैंक और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी होती है ना, वह वोटिंग अधिकार समान नहीं रहता है। अमेरिका, जापान का दबदबा है, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सबके लिए इक्वल राइट है,
सबके लिए समान वोटिंग का राइट है, वो समान है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ईश्वर की एकता, सभी मनुष्यों की समानता एवं निस्वार्थ सेवा पर बल दिया है। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिन्हें सिख शाश्वत गुरु मानते हैं। उन्होंने मक्का सहित पूरे दक्षिण एशिया और उसके बाहर व्यापक यात्राएं की, जहां उन्होंने अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम भेदभाव जैसे धार्मिक विभाजनों को खारिज किया। तो बिल्कुल तीनों ही सही है। तो गुरु नानक की आज जयंती है, तो सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं इसकी। और इसका आंसर देखते हैं, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और ये 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु है, जिन्होंने बाबा नानक भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 से लेके 1539 तक। तो इस ड्यूरेशन में कितने शासक वगैरह हुए हैं और कोई संत हुआ है, तो उनके बारे में देखना, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी जो स्टेटमेंट बना देती है कि इनके समकालीन कौन था। इब्राहिम लोदी है, बाबर है वगैरह, इनके समकालीन थे, तो ध्यान रखना। ये 1469 से लेके 1539 तक जितने भी शासक या बड़े बड़े कवि संत कवि रहे, तो उनके बारे में अच्छे से देख लेना, ठीक है। गुरु नानक कहा सिख धर्म के संस्थापक है और 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में रायबोई की तलवंडी में। तलवंडी पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे हुआ था, ननकाना साहिब में। गुरु नानक देव के एक ओंकार यानी कि ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। उन्होंने इस विचार का प्रचार किया कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की पूजा करके उससे जुड़ सकता है। गुरु नानक ने सिख धर्म के 3 स्तंभों की नींव रखी थी। पहला है नाम जपना, ईश्वर के नाम का ध्यान करना, किरत करना, ईमानदार और सच्चा जीवन जीना होता है। तीसरा होता है वंड छकना, यानी कि दूसरों के साथ बांटना, विशेष रूप से जरूरतमंदों के साथ में। और सिख धर्म में ये देखा गया भी है कि कहीं पे आपदा वगैरह ऐसी कोई जो देखी जाती है, तो वहाँ पे ये लोग सबसे आगे रहते हैं। यहाँ पे लंगर वगैरह लगाना हो जरूरतमंदों के लिए, तो वहाँ पे ये लोग आगे रहते हैं, क्योंकि यही उनका कंसेप्ट है धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चार्ट है इरिट्रिया, इथोपिया, लीबिया। उपरोक्त देशों में से कितने देशों की सीमा सूडान के साथ भूमि सीमा है? केवल एक, सिर्फ दो, केवल तीन या सभी चार? एक्चुअली में सूडान में बहुत टाइम से, लंबे टाइम से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आज भी गृह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वहाँ के छोटे छोटे रीजन है, उनकी राजधानी है दारफुर रीजन वगैरह, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूडान कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे चल रहा है, ये सूडान है। सूडान किस किस के साथ सीमा साझा करता है? देखो, इरिट्रिया है, इथोपिया है, इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इनके साथ सीमा साझा करता है। देखते हैं, एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है जो वर्तमान में जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के नेतृत्व वाले सूडानी सशस्त्र बल SAF और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के नेतृत्व वाले रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच गृह युद्ध में उलझा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम है इसकी राजधानी, खार्तूम। और पड़ोसी देश सूडान की सीमा मिस्र के साथ, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया के साथ लगती है। और यहाँ पे ये लाल सागर के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, 1.88 मिलियन वर्ग किमी है, जिसकी जनसंख्या लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ है। सोने और कृषि संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी विश्व का पर सबसे गरीब देशों में इसको गिना जाता है, क्योंकि क्राइसिस चल रहे हैं, तो इन चीजों का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च सागर संधि BBNJ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लोज के अंतर्गत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। उच्च सागर संधि अनक्लोज के अंतर्गत पहला कार्यान्वयन समझौता है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, सी में केवल एक और तीन, या फिर डी एक, दो और तीन? देखते हैं, ये पहला नहीं है, ये तीसरा है। पहले से दो समझौते हो रखे हैं, तो ये गलत होगा, बाकी दोनों सही होंगे, ठीक है। देखते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अनक्लोज
इसको अनक्लोज बोलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। ध्यान रखना, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसलिए ये लाया गया था बीबीएनजे। कुछ समुद्र हाई सी में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालीन संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को समाधान करना है। इस समझौते को 2023 को न्यूयॉर्क में 5वें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते बीबीएनजे अंतर सरकारी सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। बीबीएनजे का कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसका जो सचिवालय है, भारत ने 2024 सितंबर में संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। 2025 के मध्य तक भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करता तो है, लेकिन इसका पक्षकार नहीं है। ये ध्यान रखना, हस्ताक्षर करता है लेकिन पक्षकार नहीं है। अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और ऑलमोस्ट सभी जो टॉपिक पॉसिबल थे पीटी के लिए उन सबको डिस्कस किया है। और इसकी जो पीडीएफ है वो जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।